अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा अंजुम आशी आज आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक अफसाना लेकर, जिसका उन्वान है फ़िज़ा। सूरज अपनी दिन भर की मुसाफत तय करके आसमान में सुर्ख रंग भरकर अपनी मंजिल की ओर रवान था। सुबह के निकले परिंदे अपने अपने ठिकानों को लौट रहे थे। वहीं बेंच पर बैठी फ़िज़ा उन परिंदों को देखकर बड़ी मसरूर हो रही थी। उसके करीब बैठा समर फ़िज़ा को पलकें झपकाए देखे जा रहा था। जब फ़िज़ा ने अपने चेहरे पर समर की आंखों की तपिश महसूस की तो मुड़कर समर को देखने लगी। क्या देख रहे हो समर? दिल चाहता है वक्त यूं ही थम जाए, मैं तुम्हें देखता रहूं। जितनी बार देखूं तुम उतनी ही मुझे प्यारी लगती हो। कभी कभी शक सा गुजरता है समर, क्या मैं तुम्हें सचमुच इतनी अच्छी लगती हूँ? मैं तो बहुत ही मामूली शक्लो सूरत की हूँ और तुम तो बहुत बड़े ख़ानदान से हो और इतने हैंडसम भी हो। चुप रहो, तुम कुछ भी कह देती हो। मेरी नज़र में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। समर की बात सुनकर फ़िज़ा टहका लगाकर हंस पड़ी। आज 3 दिन के बाद समर का फ़ोन आया था। फ़िज़ा कई बार इस दरमियान फ़ोन मिला चुकी थी पर समर से बात नहीं हो पाई थी। फ़ोन स्क्रीन पर समर का नाम देखते ही फ़िज़ा बड़ी खुशी से फ़ोन उठाकर सलाम के साथ कई सवाल करने लगी। कहाँ थे समर? कैसे हो? कितने दिन हो गए तुमसे बात किए? आगे से कोई आवाज़ ना पाकर फ़िज़ा घबराने लगी। हेलो हेलो समर, तुम हो ना? हाँ बाबा, सुन रहा हूँ। तुमने इतने सारे सवाल कर डाले, अब सोच रहा हूँ किसका जवाब दूँ। अभी समर की बात पूरी ही नहीं हो पाई थी कि पीछे से आने वाली आवाज़ पर समर चौंका। लाख समझाने के बावजूद तुम आज भी उस लड़की से बात कर रहे हो? जी अम्मी कहकर समर ने फ़ोन काट दिया और अपनी अम्मी की तरफ देखने लगा जो ऐन उसके पीछे खड़ी थी। अम्मी, पर फ़िज़ा तो बहुत काबिल लड़की है। जब वो लोग यहाँ रहने आए थे आप भी तो कितनी उसकी तारीफ़ करती थी। ज़रूरी नहीं समर, जिस लड़की की आदतें अच्छी लगे उसको बहू बना लिया जाए। परवीन बानू समर की बात काट कर कहते हुए वहीं सोफ़े पर बैठने लगी। समर आहिस्ता से अपनी अम्मी की खदमों में जा बैठा। माँ का एहतराम करते हुए उसकी नज़रें झुकी हुई थी। परवीन बानू अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बेटा, शादी के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, ख़ानदान, शक्ल व सूरत, माली हालात वग़ैरह। चलो माली हालात को एक बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस लड़की का रंग। वो खामोश हो गई क्योंकि समर उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें आधी भरी हुई थी जो झलकने को मचल रही थी। परवीन बानू का मानना था माँ गोरी हो तो आगे आने वाली नस्ल भी गोरी होगी। समर का फ़ोन बजने लगा। फ़िज़ा का नाम अपने फ़ोन स्क्रीन पर देखकर वो बाहर उठकर चला गया। फ़िज़ा न जाने क्या कह रही थी पर समर के दिमाग में उसकी अम्मी की आवाज़ गूंज रही थी, तुम लाख मिन्नतें कर लो समर, मैं मंजूरी नहीं दूंगी। मुबारक हो परवीन बहन, अच्छी खबर सुनाई तुमने। रुक़िया बेगम की आवाज़ सुनकर फ़िज़ा किचन में से किसी जासूस की तरह झांकते हुए बाहर आई। गालिबन वो कुछ सालन बना रही थी। एक हाथ में चम्मच था तो दूसरे हाथ की उंगली मुंह में। अपनी अम्मी को किसी को मुबारकबाद देते हुए सुनकर उसे जानने का बड़ा इश्तियाक होने लगा। मुंह से उंगली निकाल कर वो अपनी माँ को इशारे से पूछने लगी, अम्मी किसका फ़ोन है? रुक़िया बेगम ने भी इशारे से जवाब देते हुए कहने लगी, रुको बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़ कहते हुए वो किसी को फ़ोन पर ढेर सारी दुआएं दे रही थी। फ़ोन रखकर फ़िज़ा की तरफ आई और बड़ी खुशी से बताने लगी, परवीन का फ़ोन था। समर की शादी किसी ऊंचे घराने में तय हो गई है। शादी भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द है।
तभी कुकर की सीटी ने शोर मचाया। ये शोर फिज़ा के दिल का था। वो एकदम से पलटी और कुकर की तरफ देखने लगी। कुकर का धुआं और उसकी आंखों में भरे आंसू, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चम्मच हाथ से गिर गया। क्या करती हो लड़की, कहकर रुखिया बेगम चम्मच उठाकर किचन में चली गई। फिज़ा वहीं गुमसुम सी खड़ी रह गई। जो कुछ उसने सुना उस पर यकीन करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। समर के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, जिसमें फिज़ा की माँ और उसकी छोटी बहन बड़ी खुशदिली से हिस्सा ले रही थी। फिज़ा अपनी मासूम मोहब्बत का बुझा हुआ चिराग लेकर इन सब से अलग थलग हो गई थी। न जाने क्या बात है, परवीन ने अब की बार अपने बेटे की शादी करने में जल्दी कर दी। रुखिया बेगम अपने शौहर को शादी की दास्तान बताने लगी। क्या हुआ बेगम साहिबा? खालिद मियाँ अखबार पढ़ते हुए पूछने लगे। ना बड़ी दोनों बहुओं की तरह साजो सामान लाई है और ना बच्ची पढ़ी लिखी है, बस माशाअल्लाह दूध जैसी सफ़ेद है। फिज़ा अपने वालिदैन को चाय देने आई थी। समर का जिक्र सुनकर वो वहीं रुक गई। अपनी अम्मी की बात सुनकर फिज़ा को सारा मामला समझ में आ गया। परवीन आंटी जब भी फिज़ा से मिलती तो ये ज़रूर जताती थी कि उनके ख़ानदान में सब गोरे हैं। फिज़ा के हक़ में ये बात अच्छी हुई कि उसके अब्बू का ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया। फिज़ा ने तय कर लिया वो अपनी ज़िंदगी को यूं मायूसी के अंधेरे में गुम होने नहीं देगी। अपने वालिदैन की इजाज़त पाकर वो एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी। दूसरों का दुख देखकर वो अपना दुख भूलती गई। इस दरमियान कई रिश्ते आए। फिज़ा का रंग मसला बना रहा। घर का माहौल खुशगवार था, पर माँ बाप अपनी बेटी की बढ़ती हुई उम्र देखकर फिक्रमंद होते रहे। सब्र का फल वाकई मीठा होता है। माँ बाप की दुआओं का सिला मिलना ही था। फिज़ा रोज़ की तरह अपना टाइम ख़त्म करके किसी का इंतज़ार कर रही थी। हॉस्पिटल में हमेशा की तरह चहल पहल थी। दूर से आते हुए एक शख्स पर उसकी नज़रें जम गई। वो शख्स उसके करीब से करीब तर आने लगा। फिज़ा का गला सूखने लगा। ये समर था, इतने सालों बाद। बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ जाना चाह रही थी, तभी समर ने कहा, कैसी हो फिज़ा? फिज़ा ने आवाज़ तो सुनी पर कह कुछ नहीं पाई। ठीक हूँ, फिज़ा का जवाब पाकर समर ने हिम्मत करके दूसरा सवाल कर डाला। यहाँ काम करती हो? हाँ। तुम यहाँ कैसे? मेरे ससुराल में कोई बीमार हैं तो हम उन्हें देखने आए थे। बच्चों का जाना अंदर मना है, इसलिए मैं बाहर। अरे हाँ, इससे मिलो, ये मेरी बेटी मरियम है। समर से नज़रें हटाकर समर की उंगली थामे खड़ी नन्ही सी बच्ची को देखने लगी। फिज़ा अब मुतमईन नज़र आ रही थी। उसके होंठ मुस्कुराने लगे। गुलाबी फ्रॉक में सलोनी मीठी सी मरियम फिज़ा को बड़ी प्यारी लगी। फिज़ा ने मरियम का माथा चूमते हुए अपने रब्बुल इज़्ज़त को याद करने लगी। बेशक तू मुतब्बिर है या रब, तेरी नज़र सब पर है। गेट पर आकर रुकने वाली कार के हॉर्न से फिज़ा मुड़कर देखने लगी। घर चलें बेगम साहिबा। इमरान, ये समर है, अम्मी की सहेली के बेटे, और ये इमरान मेरे शौहर। इमरान ने बड़ी गर्मजोशी से समर से हाथ मिलाया। फिज़ा समर को खुदा हाफिज़ कहकर इमरान के साथ कार की तरफ बढ़ने लगी। समर वहीं खड़ा उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। कोई कीमती चीज़ खो जाने के खालीपन ने उसके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया। आपको ये अफसाना कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। शुक्रिया।